हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी है काला जादू। एक ऐसा काला जादू जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। काला जादू कैसे कैसे होता है ये तो पता नहीं, लेकिन जैसा कि लोगों से सुना है वैसा ही हम आपको भी सुना रहे हैं। लोगों से सुन करके जैसे पता चलता है कि फला के परिवार में ऐसा हो गया और उन्होंने हमें बताया, तो हम भी बताने का ही प्रयास कर रहे हैं। तो ये दोस्तों घटना है, ये पास के ही एक गांव की ही है। गांव में एक परिवार रहता था, दो भाई थे। दोनों भाइयों में बहुत बनती थी, लेकिन बड़ा भाई जो था शादीशुदा था, उसके एक बेटा भी था। उसकी पत्नी बहुत पूजा पाठ करती थी, इतना पूजा पाठ करती थी कि समझ लीजिए महामृत्युंजय का जो है जाप भी करती थी, हनुमान चालीसा का पाठ भी करती थी। लगभग 1-1.5 घंटा डेली वो सुबह सुबह भी लगभग आधे घंटे, और दोपहर को भी जब भी उसको समय मिल जाता तो आधे घंटे वो ईश्वर भक्ति में बिताती, और शाम को भी। और जो उनका व्यापार था वो भी अच्छा चलता। माता पिता की मृत्यु हो जाने के बाद दोनों भाई आराम से रहते थे। जब छोटे भाई की शादी हो जाती है और जो उसकी छोटे भाई की पत्नी आती है घर पे रहने के लिए, तो उन लोगों को ये नहीं पता होता है कि जो छोटे भाई की पत्नी है उसके मायके वाले जो हैं बहुत ही एक नेगेटिव एनर्जी वाले लोग थे। वो एकदम तंत्र विद्या या जो भी कुछ समझिए, वो उस टाइप के लोग थे जहाँ कहते हैं सब क्रिया व तंत्र क्रिया वगैरह ज़्यादा होती हैं। लेकिन ये इन लोगों को मालूम नहीं था। इन लोगों ने जब शादी करी उसकी, तो ये नहीं पता था कि इसके यहाँ पे मायके में ये सब होता है। जिस दिन से उसकी पत्नी आई, ये समझ लीजिए घर में एक कलह का वातावरण बन गया। उसका भाई जो इतना मिलजुल के रहता था, इतना अच्छे से रहता था, भाई का साथ देता था, हर जगह आता जाता था और हर कामों में साथ देता। टेबल पे बैठ के एक साथ सब खाना खाते थे, हंसी ठिठोली करते थे, कुछ भी ऐसा नहीं। पहले तो उसे लगा कि दोनों देवरानी जिठानी मिल करके अच्छे से काम करती हैं, सब कुछ करती हैं। लेकिन धीरे धीरे 1-2 महीने जब बीते तो लगा कि कुछ ना करके इसका भाई से थोड़ा खिंचा खिंचा रह रहा, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। अब वो इतना खिंचा रहने लगा कि दोनों भाइयों में बातचीत बंद हो गई। और इधर जो थी उसकी पत्नी बड़े भाई की, वो जो है कहने लगी अपने पति से कि ये पता नहीं क्यों, दोनों भाइयों के नाम अमित और सुमित थे, तो ये पता नहीं क्यों सुमित जो है खिंचा खिंचा सा रहता है, ये बात क्यों नहीं करता। कल खाने की टेबल पे भी बैठा था तो बिल्कुल ऐसे सिकुड़ के बैठा था, जैसे लग रहा कि बिल्कुल किसी से बात ही नहीं करना चाहे। जो भी मैं कुछ पूछ रही जवाब ही नहीं देता, अपनी पत्नी की तरफ देखा करता। जब उसकी पत्नी कुछ बोलती है तभी वो बोलता, नहीं तो बोलता ही नहीं। लेकिन हाँ, मैंने भी वॉच किया है 2-1 दिनों से कि बिल्कुल खिंचा खिंचा सा रहने लग, जरा सी बात पे उलझ जाता है, कुछ भी बोल देता है। ऐसे लगता है मेरे तो वो तो मुंह पे ऐसे हाथ करके पता नहीं उसको क्या होता चला जा रहा है, एकदम से बदल गया है। फिर एक दिन वो ऐसे बर्तन धुल रही होती है, तो उसके घर में से सभी के घरों में होते हैं कि बर्तन एक गिनती के होते हैं, और सभी जो घर की गृहिणियां होती हैं वो जानती हैं कि हमारे घर में कितने बर्तन हैं। तो जितने फैमिली मेंबर उनके थे उतनी ही उनके घर में थाली कटोरी चम्मच वगैरह प्लेट्स वगैरह सब वैसे ही थी। सभी का सेट वो बना करके रखती थी कि इतने बर्तन वहाँ पे लगते हैं हमारी डाइनिंग टेबल पे, तो उतने ही वो बर्तन निकालती थी और उतने ही बाहर रहते तो उसकी गिनती में रहते। लेकिन अचानक से उसको एक दिन कहने लगी कि अरे विभा, उसकी जो देवरानी थी, तो बड़ी का नाम सुधा था, उसका विभा था। अरे विभा, ये इतने बर्तन कहाँ से आ गया, एक सेट में लग रहा है, एक थाली भी ज़्यादा है, कटोरी। लेकिन सोचा कि पूछें कि ना पूछें। उसको थोड़ा सा ये लगने लगा कि नहीं चलो नहीं पूछते हैं, पता नहीं भैया ये भी कहीं गुस्सा हो गई, देवर तो मेरा वैसे खिंचा खिंचा रहता। उसने क्या किया, उन जो है बर्तनों को अपना जो सेट था वो अलग रख लिया, उसको अलग लिया। उसने कुछ पूछा नहीं, बस यही पूछा कि क्या कोई बाहर से आया था। उसने कहा नहीं दीदी, कोई नहीं आया था। तो बस उसने बर्तन को उठा करके साइड में रख दिया, साइड में रख दिया। उसके बाद हुआ ये कि वो जब इतना नौबत आ गई कि बंटवारे की वो होने लगी कि भैया मेरा सामान ये जो भी कुछ है बांट दीजिए, हिस्सा बांट कर दीजिए, उसके बाद आप जानो, आपका काम जानो। तो बोले ठीक है भाई, कर दूंगा, जब तुम्हारी यही इच्छा है। अब जब हम ही दोनों लोग हैं और कोई है भी नहीं, सिर्फ मेरा ही एक बेटा है वत्सल, और कोई है भी नहीं। तो उसने कहा कि नहीं भैया, मुझे आप मेरा हिस्सा दे दीजिए, बस मुझे नहीं चाहिए। फिर वो जो है अपना वकील बुलाते हैं, सारी प्रॉपर्टी आधी आधी करवा देते हैं, और उसका कि भाई हमारा जो भाई है सुमित वो खुश रहे इसलिए। तो वो जब बंटवारा पूरा कर देते हैं, उसके उसी शाम को जब सब खाने पे बैठते हैं, तो वो इतना मतलब वो खुश हो जाता है। खाने के बाद में आता है, टॉवल हाथ में लिए ऐसे ऐसे पोंछते हुए आ रहा होता है, और भैया के अपने भाई के कंधे पे ऐसे टॉवल डाल करके बोलता है, भैया भैया आज इतना अच्छा लग रहा है, कुछ कहने को नहीं। और उसके पास बिल्कुल आकर के खड़ा हो जाता है। तो तू सुधरेगा नहीं, तो फिर ऐसे ही बोलने लगा, ये टॉवल मेरे कंधे पे डाल दी, जैसे कि वो पहले करता था। तो ऐसे लगने लगा। तब तक उसकी जो है पीछे से वो दोनों हंसी खुशी बोल रहे होते हैं। वैसे उसकी पत्नी जब आ जाती है विभा,
और उसकी तरफ जैसे देखने लगती वो टॉवल एकदम हटा करके और भाई से एकदम कड़क आवाज में बोलने लगता, मुझे भैया तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, आपने मेरा हिस्सा बांट कर दिया, अब मैं यहाँ से नहीं रहूंगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इस तरह से जब उसने गुस्सा करके बोला तो अरे है, अभी तो इतने अच्छे से प्यार से मेरे कंधे पे टॉवल रखे थे, अच्छे से बात करता, इतनी जल्दी ऐसे कैसे करने लगा। तो उसने देखा कि वो अपनी पत्नी की तरफ यूं घूर के देख रहा था और एकदम से जो है बदल की बात करने लगा। वो तुरंत उठ करके वहां से और बाहर कमरे में चला आया, बाहर कमरे में चला आया, अपने सामान की पैकिंग करने लगा। उसके बाद वो लोग वहां से चले गए इस तरह से करके। अब वो अपने सिर पे हाथ रख के बैठा कि भगवान ये क्या हो गया, अभी तो इतना अच्छे से मेरे से बात कर रहा था और अभी अभी वो इतना अकड़ के बोलने लगा। ऐसे लग रहा है जैसे उसकी पत्नी का उस पर एकदम आंखों ही आंखों में एकदम ऐसा वशीकरण हो जाता कि जैसे वो आ जाती वो सट से चुप। तो सुधा भी कहने लगती हाँ भाई मुझे भी ऐसा, सुधा भी मुँह ताकती रह जाती कि दोनों निकल जाते बिना बात की, सारी सामान अपना ले लेते हैं, पेपर तो उसके थे ही थे, बाकी प्रॉपर्टी तो बाहर की है, वो तो बाहर से ही चलेगी, वो अपना अलग शिफ्ट हो जाते हैं। इधर ये जो रह जाते हैं इनका बेटा वत्सल और सुधा और वो चले जाते हैं, ये रह जाते हैं तीनों लोग। वो तो चले गए अपने मायके साइड, ले लिया मकान, रहने लगे, और ये तीनों लोग इधर रह जाते हैं, दोनों के मम्मी पापा और वत्सल, ये तीनों हैं। लेकिन उसके 2 दिन के बाद पता नहीं ऐसा क्या होता है कि जो अमित जी हैं उनको कस के बुखार आता है। उस समय कोविड का सीजन चल रहा होता है, कोविड बहुत तेजी से फैला हुआ 2021 में, सभी जगहों पे सब क्वारंटाइन किए जा रहे हैं। जिसको भी फीवर या कोविड का जो भी जिसको निकलता है पॉजिटिव, उसको वहीं पे क्वारंटीन कर देते हैं 14 दिनों के लिए। अभी क्या हो रहा है, इनको जब बुखार हुआ तो उनको लेके आनंद में हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा यहाँ तो पहले से ओवरलोडेड है, हॉस्पिटल में इतने पेशेंट हैं कि इनको हम नहीं रख सकते हैं, इनको वापस घर ले जाइए और आप घर पे ही रहिए, इनको भी रखिए घर पे और आप लोग भी घर पे रहिए। होम क्वारंटाइन कर दिया जाता है, तीनों के तीनों घर पे आ जाते हैं। लेकिन ये क्या, इनका बुखार जो है उतरने का नाम भी नहीं ले रहा, हर रोज बुखार बढ़ता जा रहा, जितनी भी मेडिसिन दी जाती कुछ भी फायदा नहीं। एक दिन ऐसा होता है, 3-4 दिन जब बीत जाते हैं और ये बहुत परेशान, तो ये जो सुधा है ये अपनी मम्मी को फ़ोन मिलाती है, कहती मम्मी मेरे घर में पता नहीं ऐसा क्या है, बहुत परेशानी, कोई भी दवा नहीं फ़ायदा कर रही, पता नहीं क्या क्या ऐसे करके रखा हुआ है और हम इतने परेशान हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते। उधर वो बात करके फ़ोन रख देती हैं। शाम का समय जब होता है तो जो वत्सल होता है वो अपने कमरे के बिल्कुल पास, उसके पापा का कमरा और उसका कमरा पास ही पास होता है, लेकिन ये वहाँ जाता है पापा के रूम में देखने के लिए दूर से ही, क्योंकि सभी एकदम पास जाने से मना था, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता, पिता है आखिर, तो जाता है मेडिसिन देने के लिए। लेकिन कमरे में वो घुस नहीं पाता है, पर्दे को पकड़े हुए खड़ा है। देखता क्या है, उसके पापा तो लेटे हुए हैं ऐसे, और पापा के पास में ही एक लंबी सी परछाई खड़ी हुई है। ऐसा लग रहा है कि उसने साड़ी ऐसे पहनी हुई है, यूं करके से फंसाया हुआ है कुछ, और यूं हाथ बांधे खड़ी है पास में ही। अब वो पीछे से देखता है, सोचता कि मम्मी तो मेरी बाहर सोफे पे बैठी हुई है, बिल्कुल ठीक सामने, क्योंकि क्वारंटाइन हुए थे वहाँ पास में नहीं जाना, वो पर्दे के उधर से ही दूर से ही वो देखा करती थी कि वो क्या क्या करे, दूर से ही वॉच होता था उनका। अब वो पर्दा पकड़े खड़ा हुआ है वत्सल, और मम्मी उसकी सोफे पे है सामने, अंदर कमरे में बेड पे पापा लेटे हुए। उसको परछाई दिख रही कि मेरी मम्मी तो बाहर है, तो ये फिर है कौन। तब तक उसको ऐसा दिखता साइड से कि बहुत ही भयानक शक्ल का कोई है, और वो देख करके एकदम वहीं पे जड़ हो जाता, ना इधर हिल पा रहा ना उधर हिल पा रहा, उसका जो है वहीं पे वो अपनी पैंट गीली कर देता, इतना डर हो जाता कि उसका जो है सुसु निकल जाता है। इतना बड़ा लड़का है और उसने अपनी पैंट गीली कर दी, बताइए कितनी डर की बात होगी। और उसका जो कमरा होता है उस कमरे तक जाते हुए थर थर करते हुए जा रहा है, कांपते हुए, और मम्मी की तरफ देखते हुए चला जा रहा। जहाँ 2 सेकंड में पहुंचना था वहां वो कम से कम 5 मिनट लगा देता। 5 मिनट के बाद वो अपने कमरे में जाता, गिरते पड़ते, फिर वहीं से चिल्लाता है मम्मी मम्मी, और फिर उसकी माँ उठ करके वहां से सोफे पर से जाती कि हैं ये हमारा बच्चा वहां चिल्ला क्यों रहा है, और वो तो सामने लेटे कुछ भी नहीं। तो जो जाती हैं वो दौड़ करके उसके पास में, बेटे के पास में, तो वो देख रही क्या है, वो थर कांप रहा है, क्या हुआ वत्सल क्या हुआ, तो कुछ नहीं बोल पाता है। थोड़ी देर उसको रिलैक्स होने में जब लगता है करीब 5-7 मिनट, उसके बाद जब रिलैक्स हो जाता है तब मम्मी से बोलता मम्मी पापा के पास कोई था। कौन था पापा के पास, वो भी सकते मान जाती है, लेकिन उसकी बात को इग्नोर कर देती। पापा के पास, मम्मी देखो मेरी बहुत हालत खराब। वो वहाँ कपड़े वपड़े फिर चेंज करता है, सही से कपड़े पहनता, अपनी चादर उधर बदलता है, फिर वो नहा धो के फिर से आ जाता है दूसरे कपड़े पहन करके, तब वो बेड पे लेटता है। पूरी बात फिर से अपनी मम्मी को बताता है कि मम्मी ऐसा ऐसा था, मैंने ये देखा था। जैसे ही वो बाहर वत्सल के कमरे से आती हैं और उनके कमरे में जाने को होती हैं, वैसे ही
वो जो है वहाँ से निकलते हैं उसके पापा बाहर, और एकदम से इतनी तेजी से चिल्लाते हैं, तू मुझे ठीक कराएगी, तू मुझे ठीक कराएगी, मैं इसको लेके जाऊंगी, मैं इसको लेके जाऊंगी, तू मुझ पे तो नजर रखेगी, तू मुझ पे नजर रखेगी। अब वो पता नहीं किसकी आवाज उनके आती है उनके मुख से, अमित जी के। अमित जी बहुत तेज गुस्सा होते हैं अपनी पत्नी पे, बहुत तेजी से एकदम बड़बड़ाने लगते, तुम मुझे ठीक कराओगे, ठीक कराओगे, मैं ठीक होऊंगा ही नहीं, मैं इसके साथ जाऊंगा। और फिर आवाज बदल जाती है कि मैं इसको लेके जाऊंगी, तुम इसे ठीक कराओगे, मैं इसको ठीक नहीं होने दूंगी, ये वो करके बहुत तेज से चिंगाड़, और जाते जाते जो है उसका मोबाइल भी छीन लेते हैं और अंदर उसको दरवाजा बंद कर लेते हैं, पर्दा हटा करके दरवाजा बंद कर धड़ाम से जा करके बेड पे लेट जाते हैं, फिर से लेट जाते हैं। अब माँ बेटा दोनों एकदम सख्ते में आ गई, ये क्या हो गया। अब वो कह रही थी मम्मी से मैंने बात करी थी, अभी बेटा तुम्हारी नानी से मैंने बात करी थी, अब बात कैसे करें, नानी से पूरी बात भी नहीं हो पाई, उन्होंने ये कांड कर डाला, फोन भी तोड़ दिया, दरवाजा भी बंद कर लिया, अब क्या करें। अब दोनों किसी तरह से सुबह होने का इंतजार करते हैं। फोन चूंकि उस समय वहाँ जो अच्छा वाला फोन था चल रहा था वही था, वो दूसरा जल्दी जल्दी फिर फोन वो जो है वत्सल ढूंढता है कि मेरा फोन कहाँ है, तो कीपैड वाला फोन मिल जाता है, खैर नानी का नंबर मिल जाता है फिर से। तो जो सुधा होती हैं वो अपनी मम्मी को फिर से फ़ोन मिलाती हैं, कहती मम्मी मेरी यहाँ पे इनकी अमित की बहुत हालत ख़राब हो रखी है, और ये देखो हम बहुत इस तरीके से बड़बड़ा रहे थे कि समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो उनकी मम्मी कहती है चलो कोई बात नहीं है, देखो पंडित जी को मैंने बुला लिया है, आ गए हैं जो थे हमारे यहाँ के मंदिर वाले पुजारी, तो वो देखो भी कुछ बात करेंगे तुमसे, चलो बात कर लो। अब वो भाई तुरंत फ़ोन पे आते हैं, बात करते हैं उनसे, तो बात करते हैं, पूछते हैं हाँ बेटा बोलो क्या बात है। अमित को कौन पकड़ के बैठा हुआ, कि पंडित जी वो इस तरह से बात करें, कहें कि नहीं ये बताओ तुम्हारे घर में कोई चीज़ एक्स्ट्रा है, पहले वो बात छोड़ो, पहले ये हमें बताओ। तो पंडित जी पूछते हैं जब, तो वो सोचने लगती क्या चीज़ एक्स्ट्रा। कहते तुम किचन में जाओ, तुम्हारे किचन पे जो बनी हुई है अलमारी बनी हुई है, जो लाइनें बनी हुई हैं उस पर तीसरी लाइन पे एक कार्टून रखा हुआ है, उसके पीछे जाओ, पॉलीथीन में बंधी हुई जो थाली और वो सब तुमने जो बांध के रखी वो लेकर के आओ। वो बड़ी हैरत में पड़ जाती है कि पंडित जी आपको कैसे पता कि थाली और गिलास और चम्मच प्लेट वो कटोरी मैंने बांध के, नहीं पूरा सेट लेके आओ, मुझे पता है वहाँ पे वो वहाँ क्या कर रहा है और कैसे तुम्हारे घर में आया। तो वो रोने लगी, पंडित जी मुझे नहीं पता, मुझे तो 6 महीने से डाउट था कि कहाँ से कौन ले आया, मुझे नहीं पता कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया। तो फिर वो जो है कहते हैं उसको ला करके पहले तुम अपने घर के आंगन में रखो। वो ले आती है वहाँ से, ला करके आंगन में रख देती है, यानी उसको छुएगा कोई नहीं, छुएगा कोई नहीं। और मैं तुम्हारी माँ से कहता हूँ तुम्हारे भाई को भेज करके वो बर्तन में मंगवाऊंगा और तुम उन्हें दे देना। तुम तो आ नहीं पाओगी क्योंकि तुम लोगों को तो होम क्वारंटाइन का ऑर्डर हुआ है, तुम सभी लोग घर में रहोगे। इस तरह से पंडित जी जो है कहते हैं। और फिर पंडित जी कहते हैं हम तुम्हें कुछ चीज़ें बताएंगे, वो तुम्हें करनी है और एक ही साथ में करनी है। तो कहती ठीक है पंडित जी आप बताएंगे वो मैं करूँगी। और जाते जाते जो है वो तुरंत वो लाइन पर रहते हैं और वो पूरी उठाती है पॉलीथीन और ला करके बाहर रख देती है। और जैसे ही वो बाहर रखती है वैसे ही उसको लगता है कि कुछ छन छन की आवाज़ आती है, छन छन की आवाज़ आती है आंगन में। वो सोचने लगती ये कौन सी बला आ गई। फिर देखते क्या है, वत्सल के खिड़की के पास में कोई लेडी खड़ी हुई है वहाँ पे। वो जैसे ही थाली रख के आती कि थी अब ये कौन बला, इसके कमरे में कौन झांक रहा। जब वो खुद से देख लेती हैं तो उनके भी रोए थरथरा जाते हैं। वो कहती है अभी एक खत्म नहीं हो पाया हाल, इधर क्या कांड हुआ पड़ा था, एक फिर से चालू हो गया। उन्होंने जल्दी आनंद फानंद में खिड़की बंद करी, अपने बच्चे को कहा कि तुम बेटा आकर के मेरे पास ही साइड में सोफे पे सो जाओ, इस कमरे में सोने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो दोनों माँ बेटे एक ही सोफे पे एडजस्ट हो जाते हैं, यूं ही बैठे बैठे घुटनों पे रात काट देते हैं। वो रात कैसे भी बीतती है। सुबह आते हैं वत्सल के मामा जी एक बोतल लेकर के, बोतल में होता है गंगा जल, उसमें कुछ पंडित जी ने मंत्र लिख करके दिए थे, उसकी चीटें डाली हुई थी और एक भभूति टाइप का कुछ दिया था। तो उन्होंने कहा कि इसको जो है वहाँ उनको अमित जी को लगा दो, और जैसे ही वो कहने गंगा जल छिड़क देना तुम बाहर, जहाँ जहाँ तुम्हें डाउट हो और जहाँ तुमने थाली रखी बाहर पूरा घेरा उसको बना दो, गंगा जल से थोड़ा थोड़ा छिड़क दो और यही गंगा जल जो है अमित जी को पीने को दे दो। जैसे ही वो गंगा जल वहाँ पे छिड़कती हैं वैसे अमित जी उठ करके आते हैं, दरवाज़ा खोल देते हैं दरवाजे के पास और इधर बाहर भी छिड़कती हैं। दरवाज़ा खुल जाता है, उनको गंगा जल पीने को वो दे देती हैं। जब दे देती हैं फिर जो है वो थोड़ा थोड़ा सा उनमें सुधार होने लगता, इधर उनमें सुधार होने लगता है और इधर जो है पंडित जी को कुछ और बताना होता। वो फ़ोन करते हैं, फ़ोन कर देते हैं बेटा ये थाली और जो भी सेट पूरा तुमने निकाला था इसको दे देना और फिर मैं दूसरे दिन कुछ और उपाय करूँगा।
तो भाई चलो वहां से तो ये बात खत्म हो जाती है। पर भाई उनके जो है वो चले जाते हैं लेकर के सुधा जी के। इधर भाई उनके जाते हैं, शाम हो जाती है। शाम को जैसे ही वत्सल कहता है कि मम्मा मैं यहाँ पे नहीं लेटूंगा, अपने ही रूम में जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको दिक्कत होती है सामने से, और सामने आपको पापा की भी देखभाल करनी रहती है। तो कहती हैं ठीक है बेटा कोई नहीं, क्योंकि अब तो सब नॉर्मल हो गया। लेकिन यह नहीं पता था कि अभी कुछ और होने वाला है। होने वाला ये था, जैसे ही वो वहाँ लेटता है और वो बर्तन तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन फिर एक साया आता है, बहुत जबरदस्त साया आता है। उसकी खिड़की खोल करके अंदर सीधे आ जाता है और अमित को जो है इतनी तेज से लगता है कि कोई आया है और उसका गला दबा रहा है बहुत तेजी से। अमित को बचाओगे, अमित को बचाओगे, अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए हो जो अमित को बचा सको। अमित को तो हम लेके ही जाएंगे, हमें ये सब पूरा चाहिए, हमें ये सब पूरा चाहिए। ये क्या बात हुई? और वो चिल्लाता है इतनी तेज से। उसकी माँ फिर उठ के आती है, उसको कैसे न कैसे कर छुड़ाती है बहुत तेजी से। फिर दोनों की रात वैसे ही बीतती है। फिर वो रात तो बहुत तेजी से हो रही है, बहुत परेशान हो रहे हैं दोनों, नहीं मन मानता। फिर फ़ोन करते हैं मम्मी को, अपनी नानी को यानी वत्सल की। फ़ोन करते ही पंडित जी फिर फ़ोन पे ही आते हैं, कहते हैं बेटा जो गंगा जल तुम्हारा शीशी में रखा बचा पड़ा है बोतल में, उसको तुम जाओ पूरे आंगन में घेरा बना दो जाके दरवाजे तक। जो भी एंटिटी तुम्हारी है वहाँ पे, वो वहाँ अंदर नहीं आनी चाहिए। वो जाती हैं, लेकिन ये क्या, जाते जाते जैसे वो दरवाजे तक पहुँचती हैं और सुधा जी धड़ाम से गिर जाती हैं। वत्सल जाता है, आवाज़ सुन करके उठा के लाता है, फिर सोफे पे बैठाता है, पानी वानी छिड़कता है, कोई थोड़ा सा वो नॉर्मल होती है। तब तक सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद 1-2 घंटे जैसे बीतते हैं, पंडित जी भी, उनके मामा जो है पंडित जी को लेकर के आ जाते हैं। पंडित जी भी आ जाते हैं, हवन पूजा शुरू करते हैं घर में। थोड़ी दूरी ही बना के रखते हैं, क्योंकि पता नहीं क्या हो सकता है। पूजा पाठ हवन जब करते हैं तो अंदर से जब एकदम बहुत तेजी से आवाज़ें आना शुरू हो जाती, जाने कैसा। उनसे सबसे कहते हैं सभी लोग जो है एक पास बैठ जाओ, एक ही कमरे में बैठो। अमित जी को वहाँ से हटाते हैं। जिस बेड पे वो अमित जी लेटे हुए थे, उस बेड के नीचे पे जो पट्टियाँ लगी होती हैं बेड की प्लाई के नीचे, वहाँ पे कुछ चिपका हुआ मिलता है। पंडित जी नहीं बताते हैं, क्योंकि हो सकता है बच्चा डर जाए। निकालते हैं खुद से ही, जो है उसके मामा जो है निकालते हैं उससे, और किचन में जाते हैं। जो गैस होती है, गैस के नीचे से भी कुछ चिपका हुआ होता है, वहाँ से भी निकालते हैं। उसके बाद बाथरूम में जाते हैं। बाथरूम के में जो है जहाँ पे नल टैप लगे होते हैं, उसके पीछे, सिंक के पीछे जो भी चीज़ें हैं ऐसी थी जो कभी बहुत ज़्यादा पीछे वो नहीं देखी जाती, वहाँ उनको एक ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो बहुत ही हैरत में डाल देती हैं। वो सुधा जी जब एक चीज़ देखती हैं, कहती ये तो हमारी देवरानी के यहाँ से ये आया था, ये यहाँ कैसे रखा है, ये वही लेकर के आई थी, ये यहाँ कैसे, वो तो कुछ और बता रही थी। इस तरह से जो है वो कहती है जब तुमने खुद ही जान लिया है ये क्या है कैसे है, तो वो सारी चीज़ों की एक पोटली बनवाते हैं। और मामा जिसे कहते हैं उनके वत्सल के, कि तुम बेटा इसको बांध लो, और जैसे ही पूजा खत्म होगी यहाँ पे मैं हवन करूँगा, सारी चीज़ें आप उसमें डाल देना। तो कहते हैं ठीक है पंडित जी। और हवन जब हो रहा होता है, अग्नि प्रज्वलित होती है, फिर वो सारी चीज़ें बांध करके एकदम से डाल देते हैं। और जैसे वो डालते हैं वैसे अट्टहास के साथ वो जो साया होता है वो भी एकदम से खत्म हो जाता है। उसके बाद ऐसा लगता है कि घर में एकदम शांति सी छा गई है। कुछ भी ऐसा नहीं लगता है कि जिसको जो है महसूस करे कोई ऐसी ठंड सी या कुछ अजीब सा लगे, कुछ भी ऐसा नहीं, सब कुछ अच्छा सा लगने लगता है। और अमित जी की हालत में भी उसी दिन से फिर सुधार होने लगता है। पंडित जी को तो विदा कर देते हैं वो लोग, लेकिन उसके बाद पूरे घर को छान मारते कि कहीं भी कोई ऐसी निगेटिव चीज़ तो नहीं है जिससे दिक्कत पैदा हो। पूरे घर की साफ सफाई अच्छे से करते हैं और वो अच्छे से करते हैं। तो दोस्तों देखिए कैसे उन्होंने अपने मायके से संबंधी या कहीं से भी करके उस घर में ऐसा जाल बिछाया। प्रॉपर्टी ही लेना था तो सरल तरीके से लेते, ये सब करने की क्या आवश्यकता थी। तो ऐसे होते हैं जादू या काला जादू, जो भी है, लोग परेशान हो जाते हैं, यहाँ तक कि जान भी चली जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।